हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सब हेल्दी होंगे। आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना। क्योंकि आपके पास कोई भी जो है रेलिवेंट सोर्सेज नहीं बचे हैं या इतने अच्छे सोर्सेज नहीं बचे हैं। जब आप क्लासरूम में जाकर स्टडी करते थे तब आपका टीचर के साथ इंट्रैक्शन होता था और वहाँ पे जो आपको समझने को मिलता था वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से उतने अच्छे से या कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमी रह जाती हैं और ये स्टूडेंट्स भी अच्छे से समझते हैं। तो स्टिल अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो या आपको लग रहा हो कि हमने एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प किया हो आपकी स्टडीज में, तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और हमारी जितनी भी वीडियोस आपको अच्छी लगे उनको भी लाइक करते रहिएगा। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज ट्रांजेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उनके लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं हायर परचेज के बारे में। मैं इसकी पूरी एक सीरीज बनाने वाली हूँ एंड आई होप एक वीक में इसकी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी, क्योंकि काफी सारे बच्चों के मुझे व्हाट्सएप मैसेज आ रहे थे कि आप प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाएं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके ऊपर भी हमारी पूरी सीरीज। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे सबसे पहले वो बता देते हैं। इसमें मैं पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करूंगी, देन उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसके बारे में हर एक सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन हम जरूर करने की कोशिश करेंगे ताकि जितने भी मेथड होते हैं या जितने भी आपके सिचुएशंस बनती है, केसेस बनते हैं, वो सारे कवर हो जाएं। तो आज की वीडियो में अभी हम सबसे पहले करने वाले हैं इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के बारे में बात, या फिर ये कह लीजिए थ्योरेटिकल बेस यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा हायर परचेज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हायर परचेज? देखिए कई बार क्या होता है, मुझे जो है ये व्हाइट बोर्ड लेना है। इस व्हाइट बोर्ड का प्राइस है मान लो 10,000 रुपीज, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 10,000 रुपीज जो है इसका प्राइस है। अब मेरे पास इतना कैश नहीं है। ये देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो मैं कैश दे करके पेमेंट कर दूं और ये बोर्ड अपने घर ले आऊं, या फिर एक और सिचुएशन आ सकती है। वो सिचुएशन क्या हो सकती है कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, एक अग्रीमेंट साइन कर लूं कि मैं जो है ये व्हाइट बोर्ड परचेज कर रही हूं और आने वाले टाइम पीरियड में फ्यूचर में मैं क्या करूंगी, आपको इसकी पेमेंट कर दूंगी इंस्टॉलमेंट में, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल हो जाएगी। यानी कि सामने वाली पार्टी मुझे ये क्रेडिट सेल कर दे, क्रेडिट में सेल कर दे, यानी उधार पे माल बेच दे। अब इन दोनों रास्तों के बीच में एक रास्ता निकाला गया जिसको बोला गया हायर परचेज। अब इसमें क्या होता है, देखिए कैश मेथड में होता है आपने पैसा दिया, सामान लिया तुरंत, यानी कैश दिया और आपका जो सामान है उसके ऊपर आपकी ऑनरशिप आ गई। ये जो बोर्ड है इसकी ऑनरशिप मेरे पास आ गई। वैसे ही सेकंड जो है उसमें है क्रेडिट सेल, यानी कि ऑनरशिप तो आ गई, अग्रीमेंट साइन हो गया और ऑनरशिप भी मेरे पास अभी की अभी आ गई, लेकिन जो पेमेंट है वो फ्यूचर में जाएगी। अब वो पेमेंट आपकी एक ही बार में भी हो सकती है कि एक बार में सारा पेमेंट कर दिया, या फिर इंस्टॉलमेंट में भी हो सकती है। यहाँ पे ऑनरशिप भी तुरंत ट्रांसफर हो रही है। लेकिन जो इसके बीच का रास्ता निकाला गया उसमें क्या बोला गया कि हायर परचेज में आप जो है अपनी पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दोगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट में दोगे और जैसे ही आप अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दोगे वैसे ही उस सामान पे आपका अधिकार हो जाएगा, आपका ऑनरशिप हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी ऑनरशिप जो है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपको मिलती है। और क्रेडिट सेल में क्या होता था, क्रेडिट सेल में जो है आपकी ऑनरशिप आपके पास अभी आ जाएगी, सामान आपके नाम हो जाएगा, लेकिन पेमेंट आप बाद में कर सकते हो। तो यहाँ पे ये 3 मेथड आपके डिफरेंट आ जाते हैं और हम डिस्कस करने वाले हैं हायर परचेज का मेथड। तो आई होप यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आया हो कि हायर परचेज कैसे बना, क्या है और किस मेथड के बीच में ये स्टैंड करता है। सबसे पहले ये एक मिडवे बिटवीन व्हाट कैश सेल सिस्टम एंड क्रेडिट सेल सिस्टम, ये एक बीच का रास्ता है किन दोनों का, एक कैश सेल का और एक क्रेडिट सेल सिस्टम का। यहाँ पे जो है सामान डिलीवर तो आपके पास इमीडिएटली हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोर्ड लिया हायर परचेज पे, तो जो इसका मालिक है वो तुरंत मेरे पास इस सामान की डिलीवरी तो कर देगा, परंतु ऑनरशिप यानी कि ये किसके नाम रहेगी, ये रहेगी उसी के नाम जब तक मैं आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देती। Goods are delivered immediately, but the price is recovered or collected in future in easy installment with regular intervals. अब ये क्या है, easy installment में हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट करेंगे with regular interval, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट है या तो 1 महीने में या 1 साल में या 2 साल में, जो भी आप डिसाइड करोगे उसमें जाएगी।
इंस्टॉलमेंट में भी मंथली और क्वार्टरली और ईयरली और एनी अदर पीरियड एज पर द एग्रीमेंट। अभी हमने बात की आपका जो इंस्टॉलमेंट पीरियड होगा वो कुछ भी हो सकता है जो आपने एग्रीमेंट में डिसाइड किया है। परचेजर गेट द ऑनरशिप आफ्टर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे ही मैंने इस बोर्ड की आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उस इंस्टॉलमेंट के बाद ही मेरे पास इस बोर्ड का ऑनरशिप आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आखिरी इंस्टॉलमेंट दो, ऑनरशिप लो। ठीक है, जैसे ही आखिरी इंस्टॉलमेंट दी वैसे ही ऑनरशिप ले लिया। अब देखिए, हायर परचेज में दो पार्टी आपकी इन्वॉल्व होती हैं। दो पार्टी आपकी इन्वॉल्व कैसे होती है, आप एक मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, इट्स यू एंड ये हम हैं ना। यहाँ पे क्या बात हो रही है, आपने कहा कि यार मुझे गाड़ी बेचनी है, मैंने कहा हाँ खरीदनी तो यार मुझे भी है एक गाड़ी, या फिर मैंने आपसे बोला कि यार मुझे गाड़ी खरीदनी है, तुम मुझे अपनी गाड़ी दे दो, मैं इजी इंस्टॉलमेंट में पे करती रहूंगी। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया कि चलो तुम मुझे इजी इंस्टॉलमेंट में पे तो कर दोगी, ठीक है, लेकिन जो है हायर परचेज पे दूंगा। हायर परचेज यानी कि जो इसकी ऑनरशिप रहेगी वो तुम्हें कब ट्रांसफर करूंगा, जैसे ही तुम मुझे अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगी, आखिरी इंस्टॉलमेंट दे दोगी। मैंने कहा यार ऐसा क्यों कर रहा है, इसने कहा कि यार देख, अगर मैंने अग्रीमेंट बना दिया, ठीक है, मैंने अगर अग्रीमेंट बना दिया क्रेडिट सेल का, और मैंने तेरे को गाड़ी बेच दी, मैंने तेरे को ऑनरशिप भी दे दी, और मैंने ये कह दिया कि चल ठीक है तू फ्यूचर में मुझे कभी भी पेमेंट कर, तो इस सिचुएशन में मेरा तो लटक जाऊंगा ना। कैसे लटक जाऊंगा, जैसे ही ओनरशिप इसको ट्रांसफर हुई, यानी जैसे ही मेरे पास ओनरशिप आई, तो मैं कर सकती हूँ घपला। घपला क्या कर सकती हूँ कि भाई मैंने तुझे पेमेंट दी नहीं, मैंने तेरे को भी रोक के रखा, और मैंने वो गाड़ी आगे किसी और को भी बेच दी, या फिर उसको आगे प्लेज पे दे दिया, या कुछ भी कर दिया उस गाड़ी के साथ। क्यों, क्योंकि ओनरशिप तो मेरे पास आ गई है, क्रेडिट सेल में ओनरशिप मेरे पास आ गई है, तो फिर मैं बेच सकती हूँ। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ जाती है कि जब ऐसा सिचुएशन हो जाता है तो आप क्या करोगे, आपको फिर सू करना पड़ेगा, आपको पूरा उसका लीगल प्रोसीजर करना पड़ेगा, और तब जाके कहीं पे आपको आपके डैमेजेस रिकवर होंगे। बट हायर परचेज में क्या हो गया, हायर परचेज में ओनरशिप गई नहीं है अभी तक, ठीक है, जैसे ही तुमने इंस्टॉलमेंट बंद कर दी, ये अपना सामान वापस लेके चला जाएगा कि भाई तूने अभी तक इंस्टॉलमेंट दी नहीं है, तो मैं ये सामान वापस लेके जा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये बोलेगा कि यार मैंने 2 इंस्टॉलमेंट तो दे दी पिछली, फिर ये कहेगा अबे काहे की इंस्टॉलमेंट, तूने 2 महीने मेरी जो है गाड़ी है, जो मेरी मशीन है, या जो भी दिया था वो यूज तो किया है ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, किराए की तरह रख लूंगा, मैं पैसा नहीं दे रहा, वो मैं एज अ किराया अपने पास अभी रखूंगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन इसलिए हायर परचेज को किन सिचुएशंस में आप कह सकते हो कि इट्स बेटर देन दी क्रेडिट सेल, तो ये भी आपके पास अभी क्लैरिटी हो गई है। अब देखो इन दोनों पार्टी को बोलते क्या है, नाम क्या है, हम यूं मी तो लिख के आ नहीं सकते एग्जाम में। तो ऐसा व्यक्ति जो सामान बेच रहा है हायर परचेज में, उसको कहा जाता है हायर वेंडर। हायर वेंडर जिसने सामान बेचा है, जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है, आप इसको ब्रैकेट में लिख लो सेलर, ताकि आपको याद रहे। और जो पर्सन जिसने सामान खरीदा है, जिसने हायर परचेज पे सामान खरीदा है, उसको बोला जाता है हायर परचेजर। ठीक है, ये परचेजर, ये सिंपल परचेजर। तो ये 2 पार्टीज आपकी इन्वॉल्व होती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फीचर ऑफ हायर परचेज सिस्टम। इसका फीचर क्या क्या है। फर्स्ट वन इज अग्रीमेंट इन राइटिंग। हायर परचेज का जो अग्रीमेंट होगा वो लिखित में होना जरूरी है, जिसमें ये सब चीजें मेंशन की जाएंगी कि उस पार्टी को कितनी इंस्टॉलमेंट देनी है, कब कब देनी है, कितने कितने टाइम पीरियड और इंटरवल पे देनी है, और यदि वो इंस्टॉलमेंट देने में नाकाम रहा तो मतलब कैसे उनका लीगल प्रोसीजर, जो भी सामान वो लेके जाने वाला है वेंडर, उनके बारे में, वो भी कुछ भी एक्स्ट्रा अगर पेमेंट रही होगी तो कैसे वो आगे डील करेंगे। नेक्स्ट वन इज पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट। पेमेंट जो होती है वो इंस्टॉलमेंट में होती है, लम सम में नहीं होती, इंस्टॉलमेंट में होती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई भी टाइम पीरियड आप रख सकते हो। ऑनरशिप ट्रांसफर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अभी हम यही बात कर रहे थे, जैसे ही आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी तभी आपकी ऑनरशिप जो है वो जाके ट्रांसफर होगी। बोथ पार्टी कैन टर्मिनेट द अग्रीमेंट बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट, बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। देखिए अब आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो 3 महीने बाद मैंने पे करनी है आपको, लेकिन उस इंस्टॉलमेंट से पहले ही, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से पहले ही, दोनों पार्टी यानी कि बायर और परचेजर, हायर वेंडर और हायर परचेजर, दोनों क्या कर सकते हैं, इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये टर्मिनेट तभी किया जाएगा कब, जब तक लास्ट पेमेंट नहीं हुई है।
हायर परचेज हैज टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। अब देखो मैंने सामान ले लिया, ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने अभी तक मेरे पास ऑनरशिप नहीं आई है, आपकी गाड़ी अभी तक आपके नाम से है, मेरे नाम से नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या मैं उस गाड़ी को कहीं भी ले जाके ठोक दूं? नहीं, आई हैव टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। यानी जो परचेजर है उसको जो भी सामान है, ये बोर्ड है, मुझे ये ऐसे ही रखना होगा जैसे ये मेरा है, इसकी देखभाल वैसे ही करनी होगी जैसे ये मेरे गुड्स है। तो ऐसा नहीं है कि गुड्स को आग लगा दो, रद्दी में डाल दो या कुछ भी कर दो, क्योंकि आप तो ऑनर हो नहीं तो आपको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू कीप द गुड्स इन गुड कंडीशन। नेक्स्ट वन इज लॉस टू गुड्स हैज टू बियर बाय द वेंडर इफ द लॉस इज नॉट बाय द बायर्स फॉल्ट। अब देखो अभी यहाँ पे बोला कि गुड कंडीशन में रखा जाना चाहिए। अगर आपने गुड कंडीशन में रखा है सामान, परंतु उस सामान को फिर भी नुकसान हो गया और उस नुकसान में आपका कोई हाथ नहीं था, वो आपकी लापरवाही की वजह से नहीं हुआ या आपके किसी कर्मकांड की वजह से नहीं हुआ, तो जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा? जिसके नाम पे वो अभी सामान है, यानी कि हायर वेंडर, जिसने आपको सामान बेचा है। देखो आपने अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो ऑब्वियसली आपके नाम पे वो सामान अभी नहीं हुआ, ऑनरशिप आपके नाम पे नहीं आई और आपके कारण वो लॉस नहीं हुआ। तो यानी जो भी लॉस होगा वो बियर कौन करेगा? जो भी उसका ऑनर है, हायर वेंडर। नो सेल और प्लेज ऑफ गुड बाय द बायर बिफोर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अब देखो इसने बोल दिया आप गुड्स को बेच नहीं सकते या प्लेज नहीं कर सकता, यानी बायर जो है वो गुड्स को ना ही बेचेगा ना ही प्लेज करेगा जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया? देखो जैसे ही आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा उसी के बाद तो आपके पास ऑनरशिप आएगी, और जिस सामान के आप ऑनर ही नहीं हो उसको आप कैसे बेच सकते हो? मैं जो हूँ अभी, अगर हम हायर परचेज की बात ना करें, मैं ऐसा तो नहीं कर सकती ना आपके घर में कोई बाइक खड़ी है तो मैं ले जाके बेच दूं। क्यों? क्योंकि मेरी ऑनरशिप उस पर नहीं है, वो आपकी बाइक है, आपकी ऑनरशिप उस पर है, तो उसको बेचने का, आग लगाने का, रद्दी में डालने का या कुछ भी करने का हक सिर्फ आपका है। तो इसीलिए बायर जो है तब तक उस सामान को आगे बेच नहीं सकता या प्लेज पे नहीं दे सकता जब तक वो अपनी आखिरी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं कर देता। वेंडर हैज राइट टू रिपोसेस गुड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब देखो अगर आपने मेरे को एक मशीन दी थी पर हायर परचेज पे और मैंने अभी तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, अभी भी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट बाकी हैं, और मैंने क्या किया, आपकी गाड़ी उठा करके या आपकी मशीन जो भी मैंने हायर परचेज पे ली थी वो किसी और थर्ड पार्टी को जाके बेच दी। अब आपके पास ये राइट है कि आप उस थर्ड पार्टी के पास जा करके वो सामान अपना वापस ले लो। यानी आप अगर आप चाहो तो उस थर्ड पार्टी के पास जाकर भी अपने गुड्स छीन के ला सकते हो कि भाई दे, ये मेरा वाला है। जैसे बचपन में करते थे ना, ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, तुझे किसने दिया? अरे तेरे दोस्त ने दिया। नहीं नहीं, अपन को नहीं चाहिए, अपन का पेन ना अपन को दे। सो वेंडर के पास राइट होता है अपने गुड्स रिपोसेस करने का किसी थर्ड पार्टी से भी। नो रिफंड ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पेड बिफोर टर्मिनेटिंग द अग्रीमेंट। क्या बोला गया है? देखो ये लास्ट पेमेंट की डेट थी, ठीक है, अब इसके 3 महीने पहले ही जो है हायर वेंडर ने बोल दिया या फिर हायर परचेजर ने बोल दिया कि हम अग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। अब इससे पहले उसने 4 इंस्टॉलमेंट दी थी 10-10 हजार की, यानी 40,000 रुपए पे कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने बोला कि यार 40,000 तो मैंने पे कर दिया, तो मुझे वो तो वापस दे दे क्योंकि अग्रीमेंट तो कैंसिल हो रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, ठीक है, प्रैक्टिकल बनो। 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने, जब भी जितना भी टाइम तुम्हारे पास मशीन रही है, तुमने यूज तो किया है उसको, तो उसका किराया समझ कर ही अब दे दो और अपना भूल जाओ कि तुमने मुझे कुछ पैसे दिए हैं। यानी कि इसका जो इंस्टॉलमेंट दिया गया है वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इन सब्जी वाले भैया को भी अभी आना होता है जब हम वीडियो बना रहे होते हैं। तो चलिए अभी हम थोड़ा पॉज कर लेते हैं, तब तक आप, कोई नहीं, आपको तो वैसे ही मिलेगा। तो चलिए 2 मिनट रुक के हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। देखो चलो आ गए हम वापस। लीगल पोजीशन ऑन डिफॉल्ट। देखो अब डिफॉल्ट हो गया, आपने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो वहां पे आपकी लीगल पोजीशन क्या होती है उसके बारे में बात किया गया है। देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ इन द हायर परचेज एक्ट 1972। अच्छा, अब यहाँ से आपका एक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपका टिक मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या हायर परचेजर से रिलेटेड कोई एक्ट बना हुआ है? तो ऑब्वियसली बना हुआ है, जिसका नाम है हायर परचेजर एक्ट, जो कि बना था 1972 में। सो इसके अकॉर्डिंग, to repossess the goods by the hire vendor even when last installment is not paid by the hire purchaser. But section 20 of this acts provide that the hire vendor
कैन नॉट एक्सरसाइज द राइट ऑफ रिपोजिशन ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। अच्छा चलो क्या बोला गया है एक बार शुद्ध हिंदी में बात कर लेते हैं। इसमें सीधा सीधा बोला गया है कि हायर वेंडर के पास पूरे राइट्स होते हैं कि वो हायर परचेजर से जाके अपने गुड्स जो है रिपोजेस कर सकता है अगर उसने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि इन दो केसेस में अगर ये दो केसेस पूरे होते हैं तो वो रिपोजेस नहीं कर सकता, वो गुड्स चाकर के वापस नहीं मांग सकता। और अगर वो फिर भी मांगना चाहता है कि नहीं भैया मेरे को तो चाहिए 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 मम्मा मेरे को चाहिए चाहिए टाइप करके, तो उसको पहले कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया भैया कोर्ट देखो ना मेरे को अब ये मैंने गुड्स नहीं दे रहा, तुमने ऐसा लिखा हुआ है कि तुमको अगर ये गुड्स चाहिए इन दो सिचुएशन में तो मेरे से परमिशन मांगो। अपन जो है अपन भगवान है यहाँ का, तो अपन से जो है परमिशन मांगो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में गवर्नमेंट देखेगी फिर उसमें आपको परमिशन देगी। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, वो दो केसेस ये हैं आपके। वेयर हायर परचेज प्राइस इज लेस देन 15,000, जहाँ पे जो हायर परचेज प्राइस है वो 15,000 रुपए का है और आधा प्राइस ऑलरेडी पेड हो चुका है, तब क्या होगा, तब पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट से और तभी आप अपने गुड्स रिपोजेस कर सकोगे। दूसरा क्या है, जहाँ पे हायर परचेज प्राइस जो है वो 15,000 से ज्यादा है और 3/4 प्राइस जो है वो ऑलरेडी पेड है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं हम। देखो ये बोर्ड है, ठीक है, ये 10,000 का है यानी कि 15,000 से कम का है और मैंने इसकी जो हायर परचेज प्राइस है मैं वो पे कर चुकी हूँ, कितना, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मैं पे कर चुकी हूँ। इसका मतलब ये कितना पे कर चुकी हूँ, 80% में पे कर चुकी हूँ, हाफ पेमेंट से ज्यादा पेमेंट मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, हाफ पेमेंट से ज्यादा जब मैं कर ही चुकी हूँ तो अब मैं अगर डिफॉल्ट करती हूँ तो परचेज जो हायर वेंडर है उसको कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के वो ये गुड्स जो है रिपोजेस कर सकेगा, ऐसे ही वो रिपोजेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चीज बोली गई है, अगर प्राइस ज्यादा है यानी 15,000 से ज्यादा है, 15,000 से ज्यादा है, मान लेते हैं 16,000 रुपये है इस बोर्ड का प्राइस। अब मैं इसकी पेमेंट कर चुकी हूँ 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। अब ये कितना पेमेंट मैं कर चुकी हूँ, यहाँ बोला गया है अगर 3/4 से ज्यादा पेमेंट हो चुकी है तो 16,000 का 3/4 अगर आप देखो तो बनता है 12। तो यानी कि 12 से ऊपर अगर मैं पेमेंट कर चुकी हूँ, चलो हम ले लेते हैं हमने 13 की पेमेंट कर दी, तो यहाँ पे क्या हो गया कि 12 से ऊपर की ही पेमेंट हुई है हमारी, 13 हुई है, 12,000 1 हो गई, 2 हो गई या 12,000 हो गई। तो यहाँ पे क्या है, 3/4 से पेमेंट ज्यादा ही हो रखी है हमारी। तो इस केस में भी पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप क्या करोगे, गुड्स रिपोजेस कर सकोगे। vendor will be required to refund, अब देखो vendor will be required to refund to the hire purchaser the amount by which the total amount received from the hire purchaser plus the value of the goods repossessed on the date of repossession exceed the hire purchase price। ये आपको कब समझ आएगा, जब हम रिपोजिशन का पॉइंट करेंगे। इसमें बोला क्या गया है, एक बार हम इसको सिर्फ एक बार लाइन में बता देते हैं, बट इसको अच्छे से हम तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द रिपोजिशन वाला केस। इसमें क्या बोला गया है कि वेंडर जो है वो उसको अमाउंट जो है अगर उसने ज़्यादा रिसीव कर लिया है, यानी हायर परचेज रिपोजिशन के टाइम पे जो वैल्यू बन रही थी उससे ज़्यादा अगर उसने रिसीव किया है तो वो उसको जो है वापस करना पड़ेगा, इतना अमाउंट उसको वापस करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन द परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सिस्टम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड आपको अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।